अब हम जानते हैं बायोलॉजी की यानी जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। वैसे तो देखिए बायोलॉजी की बहुत सी शाखाएं होती हैं, लेकिन फिलहाल 11th क्लास के आपके सिलेबस में बायोलॉजी की मुख्यतः 2 शाखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब हम पढ़ते हैं बायोलॉजी की शाखाओं यानी जीव विज्ञान की 2 शाखाओं के बारे में, यानी 2 ब्रांचेस। कौन कौन सी? जंतु विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, और दूसरी आती है वनस्पति विज्ञान, इसे कहेंगे बॉटनी। देखिए नाम से स्पष्ट है, जंतु विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो लिखते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा आता है वनस्पति विज्ञान। ये नाम से स्पष्ट है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। हम लिखते हैं वनस्पति का अध्ययन। वनस्पति में क्या आते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी में। अब हम जानते हैं इन दोनों के जनक यानी फादर्स। देखिए फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के पिता। जंतु विज्ञान के पिता वही हैं जो जीव विज्ञान के पिता हैं, अरस्तु या एरिस्टोटल। उसी प्रकार वनस्पति विज्ञान, बॉटनी के जनक थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस। ये है बायोलॉजी के बारे में एक कॉमन सी चीजें। हमने क्या पढ़ा? बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोस प्लस लोगोस, जिसका अर्थ क्या होता है? जीवों का अध्ययन करना, टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने क्या जाना कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया? बायोलॉजी शब्द दिया लेमार्क और ट्रेविरानस ने। उसके अलावा बायोलॉजी के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल या अरस्तु। फिर हमने देखा कि बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस हमने पढ़ी, कौन कौन सी? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान वह विज्ञान जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और वनस्पति विज्ञान वह विज्ञान जिसके अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए जंतु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल। उसी तरह बॉटनी के जनक या फादर कौन है? थियोफ्रास्टस। ये था बायोलॉजी के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का पहला पॉइंट कि जीव क्या होते हैं, सजीव क्या होते हैं। हमारे इस चैप्टर का पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 1, जीव क्या होते हैं। जीव क्या होते हैं या जीव किन से बने होते हैं। तो देखिए जो सजीव होते हैं, हम सजीव और निर्जीव की तुलना करेंगे, दोनों में अंतर, दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि क्या होता है। तो देखिए सजीव वे होते हैं जो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब मान लो एग्जांपल मैं और एक ये मार्कर। तो देखिए मेरा पूरा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है, क्योंकि यूनिट ऑफ द बॉडी क्या है? हमारी सेल है। स्ट्रक्चरल क्या है? हमारी सेल है। ठीक है, सेल से क्या बना होता है? हमारा पूरा शरीर बना हुआ होता है। लेकिन ये मार्कर है, क्या इस मार्कर में सेल्स पाई जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस मार्कर में कोई सेल्स नहीं है। तो हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? वे जो कोशिकाओं के बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाओं के तो बने होते हैं, लेकिन इन कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म। अब क्या होता है प्रोटोप्लाज्म? इन कोशिकाओं या सेल्स में जीव द्रव्य पाया जाता है। जब इन कोशिकाओं में क्या पाया जाएगा? जीव द्रव्य पाया जाएगा। जैसे कि देखिए ये कोई
सेल है, ठीक है। इस सेल के बाहर ये एक मेम्ब्रेन है जिसे क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। यहां मध्य में केंद्रक है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। यहां पे खाली जगह पर क्या पाया जाएगा, एक तरल जिसे कहेंगे कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, इसे कहेंगे साइटोप्लाज्म। ये कोई सेल है, सेल का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। मध्य में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और यहाँ क्या पाया जाता है, एक तरल जिसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। ये तीनों चीजें मिलकर किसका निर्माण करती हैं, जीव द्रव्य का यानी प्रोटोप्लाज्म का। तो हम लिखते हैं जीव द्रव्य किसका बना होता है, कोशिका झिल्ली का। जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक व कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। इन तीन चीजों से मिलकर क्या बना होता है, हमारा जीव द्रव्य जिसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये होता है जीव द्रव्य के बारे में, ठीक है। जीव द्रव्य को हमारे शरीर का भौतिक आधार भी कहते हैं। जीव द्रव्य को क्या कहते हैं, भौतिक आधार, हमारी सेल का भौतिक आधार किसे कहते हैं, जीव द्रव्य को। हमने अभी तक क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने जाना कि सजीव क्या होते हैं, जिसमें सजीव में क्या होता है, हमारा पहला पॉइंट है सजीव वे होते हैं जो कोशिकाओं या सेल से मिलकर बने होते हैं। इन सेल्स में क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। इन सेल्स में जीव द्रव्य पाया जाता है। ये जीव द्रव्य किससे मिलकर बना होता है, ये जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली से, केंद्रक से और कोशिका द्रव्य से यानी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से मिलकर बना हुआ होता है हमारा जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, जिसे क्या कहते हैं, भौतिक आधार कहते हैं। ये हमारा यहाँ हुआ पहला क्लियर पॉइंट। अब हमारा सेकंड पॉइंट ये आता है जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जो कहाँ होती है, जीव द्रव्य में होती है। हम लिखते हैं जीव द्रव्य में जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। हमारे जीव द्रव्य में क्या होता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। और ये जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, उपापचय अभिक्रियाएं। कौन सी होती हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, उपापचय अभिक्रियाएं, जिन्हें क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या कहा, जीव द्रव्य में जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, उपापचय अभिक्रियाएं या मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। देखिए ये उपापचय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ये उपापचय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है उपचय और दूसरी होती है अपचय। अपचय, ठीक है। उपचय जिसे क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, और उपचय जिसे क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, जिसे क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उपचय और अपचय, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखिए उपचय का अर्थ होता है जब कोई भी दो पदार्थ आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, जैसे कि कोई दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, जैसे 1 + 1 मिलकर क्या बनाता है, 2। यानी कि कोई भी दो चीजें मिलकर क्या बनाएंगी, क्या करेंगी, किसी पदार्थ का निर्माण करेंगी, ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि 1 + 1 मिलकर 2 बनाते हैं, या फिर A + B मिलकर क्या बनाते हैं,
ए बी कहते हैं, ए बी बनाते हैं। ये होती है उपचय अभिक्रियाएं। दूसरी आती है अपचय अभिक्रियाएं, जिसमें क्या होता है कि कोई दो पदार्थ हो गए, वो टूट कर सिंगल सिंगल उत्पादों में क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। जैसे कि दो टूट कर क्या बना लेगा, एक प्लस एक बना लेगा। या फिर ए बी है, वो टूट कर ए प्लस बी में परिवर्तित हो जाएगा। ये होता है इन दोनों का अंतर। आगे देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि कोई दो चीजें मिलकर किसी एक चीज का निर्माण कर रही है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, निर्माणकारी अभिक्रिया। निर्माणकारी अभिक्रिया। उसके बाद देखिए, इसमें क्या हो रहा है, कोई दो चीजें टूट रही हैं, यानी विघटन हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, विघटनकारी अभिक्रिया। विघटनकारी अभिक्रिया। अगर हम इन दोनों के एग्जाम्पल पढ़ते हैं, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो पेड़ पौधों में होती है, उनमें क्या होता है, CO2 प्लस H2O किसका निर्माण करते हैं, C6H12O6। यानी कि एक प्लस एक मिलकर क्या बना रहा है, दो, यानी दो चीजें आपस में मिलकर क्या बना रही है, एक, किसी एक चीज का निर्माण हो रहा है। और ये कौन सी अभिक्रिया है, जो पेड़ पौधों की पत्तियों में होती हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसे कहते हैं उपचय की अभिक्रियाएं। अगर इसी अभिक्रिया को उल्टा लिख दिया जाए, जैसे कि C6H12O6 ये टूटकर किस में चेंज हो जाएगा, CO2 प्लस H2O में, यानी कि H2O में, यानी कि कोई एक पदार्थ टूटकर दो भागों में विघटित हो रहा है। ये अभिक्रिया होगी अपचय या कैटाबोलिज्म की अभिक्रिया। तो देखिए, ये अभिक्रिया कहाँ होती है, श्वसन में। हमारे श्वसन में अभिक्रिया होती है जब हम जब भोजन खाते हैं, उस भोजन का पाचन हो जाता है। पाचन होने के पश्चात क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज बन गया, उसके बाद क्या होती है, श्वसन की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, वातावरणीय ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर लेते हैं। उस ऑक्सीजन के द्वारा इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ये अभिक्रिया क्या होती है, श्वसन की अभिक्रिया है। ये यहाँ पे हमारा ये पॉइंट होता है कंप्लीट, जिसमें हमने क्या पढ़ा। देखिए, हम शुरू से फिर से रिपीट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या था, सजीव वे होते हैं जिनका निर्माण कोशिकाओं से होता है, और कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है। कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है। और जीव द्रव्य किन भागों से मिलकर बना होता है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, और किससे बना होता है, कोशिका द्रव्य से मिलकर जीव द्रव्य बना होता है। फिर हमने देखा, इस जीव द्रव्य में जैव रासायनिक अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। और ये जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, उपापचय या मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, फिर देखिए, उपापचय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, उपचय यानी एनाबोलिज्म, और अपचय यानी कैटाबोलिज्म। उपचय अभिक्रिया वो होती है जिसमें कोई भी दो सिंगल प्रोडक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूरा उत्पाद या प्रोडक्ट बना लेते हैं। जैसे 1 + 1 = 2, A + B = AB। उसी तरह अपचय की अभिक्रिया होती है दो, जब कोई एक उत्पाद टूट कर क्या करता है, दो अलग अलग उत्पादों में विखंडित हो जाता है या विघटित हो जाता है। अब देखिए, उपचय की अभिक्रिया में कोई उत्पाद आपस में जुड़ रहा था और जुड़ के एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहा था, इसीलिए इस अभिक्रिया को कहेंगे निर्माणकारी अभिक्रिया। उसी तरह अपचय में क्या हो रहा था, कोई एक उत्पाद टूटकर दो भागों में विखंडित हो रहा था, विघटित हो रहा था, इसी कारण इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विघटनकारी अभिक्रिया। जिसमें एग्जाम्पल आ जाता है उपचय में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, CO2 + H2O = C6H12O6। यह है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, उपचय। ठीक है, अपचय में क्या होता है, C6H12O6 ये किस में टूट जाता है, CO2 + H2O में। ये है पूरी प्रोसेस। तो अभी तक हमने जाना कि कोशिकाओं से बना होता है सजीवों का शरीर, उसके अलावा इन कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य। तो ये सजीवों का क्या है, एक विशिष्ट लक्षण है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वृद्धि। सेकंड नहीं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वृद्धि।
देखिए वृद्धि के दो आधार होते हैं, कौन कौन से? भार में वृद्धि और दूसरा आता है कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। देखिए वृद्धि, इसके दो मापदंड होते हैं, भार में वृद्धि और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका मतलब ये है कि जब मान लीजिए आप कभी 5 साल के थे, ठीक है, आज आप 20 साल के हैं, तो जब आप 5 साल के थे, अब ये मान लो आप कभी 5 साल के थे, आज आप 20 साल के हो, तो इस समय आपका भार मान लीजिए 20 किलो था और आज आपका भार 60 किलो है, तो ये क्या हुआ? भार में वृद्धि हुई। उसी प्रकार मान लो इस समय आपके शरीर में 50 कोशिकाएं थी और आज आपके शरीर में 100 कोशिकाएं हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोशिकाओं की संख्या में भी क्या हुई? वृद्धि हुई। इसे क्या कहेंगे? यानी कि आपकी बॉडी में बाहरी व आंतरिक दोनों प्रकार से वृद्धि हो रही है। मैंने क्या समझाया कि वृद्धि के दो मापदंड होते हैं, एक तो होता है भार में वृद्धि और दूसरा होता है कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। मान लिया कभी आप 5 साल के थे और आज आप 20 साल के हैं, तो जब आप 5 साल के थे तो आपका वजन क्या था? 20 किलो था और आज आपका वजन क्या है? 60 किलो है। यानी कि आपके भार में वृद्धि हुई, 20 किलो से आप 60 किलो पर आ गए। उसके बाद देखिए जब आप 5 साल के थे तब आप में कोशिकाओं की संख्या क्या थी? 50 थी, लेकिन आज अब जब आप 20 साल के हैं तो आप में कोशिकाओं की संख्या क्या हुई? 100 हो गई, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में भी वृद्धि हो गई। जो हम ये कह सकते हैं, फिर ये जो वृद्धि है बाह्य व आंतरिक, बाह्य व आंतरिक दोनों वृद्धि है ये, ठीक है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि सिर्फ सजीवों में होती है, यानी जो वृद्धि है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण है? तो बिल्कुल नहीं, वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। देखिए वो कैसे? हम ये जानते हैं कि निर्जीव में जो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, टीले होते हैं, ये क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। मान लीजिए कोई एक पहाड़ ऐसा है और उसके बाद कोई एक पहाड़ कोई ऐसा है, यानी ये इतना सा छोटा पहाड़, ये इतना बड़ा पहाड़, यानी वृद्धि तो इनमें भी हुई, वृद्धि तो बिल्कुल हुई इनमें, लेकिन इनमें क्या है? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि नहीं हुई, पर वृद्धि तो हुई। तो हम ये कहेंगे ये वृद्धि क्या है? बाह्य वृद्धि है, बाह्य वृद्धि। अर्थात निर्जीवों में भी क्या होती है? वृद्धि हो सकती है, ठीक है, होती है। हम ये कहेंगे कि अर्थात जो वृद्धि है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि वृद्धि सिर्फ सजीवों में नहीं होती, वृद्धि निर्जीवों में भी होती है, इसीलिए सजीवों का विशिष्ट लक्षण वृद्धि नहीं है। इस टॉपिक को फिर से रिपीट करते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक है वृद्धि, जिसमें हमने जाना वृद्धि के दो मापदंड होते हैं, भार में वृद्धि और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, ठीक है। जब एक उम्र में हमारे में भार क्या था? कम था। जब हम बड़े हुए तो हमारा भार क्या हुआ? बढ़ गया। उसी तरह जब हम छोटे थे तो हमारी कोशिकाओं की संख्या कम थी और जब हम जैसे जैसे बड़े हुए हमारे अंदर कोशिकाओं की संख्या में क्या होती गई? वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ये वृद्धि क्या थी? बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से वृद्धि थी जो सजीवों में होती है। लेकिन सजीवों के अलावा निर्जीवों में भी वृद्धि होती है, जैसे कि पर्वत, पहाड़, टीले, इनमें क्या होती है? बाह्य वृद्धि होती है, ठीक है। अर्थात जो वृद्धि है वो केवल सजीवों में नहीं होती है बल्कि निर्जीवों में भी होती है। इसी कारण जो वृद्धि है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। ये है हमारा थर्ड पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट आता है प्रजनन। प्रजनन या रिप्रोडक्शन। प्रजनन या रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है? जीवों के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना
संतति उत्पन्न करना प्रजनन या जनन कहलाता है। जैसे हम क्या है, हमारे माता पिता की ही संतानें हैं, हम हमारे माता पिता से ही उत्पन्न हुए हैं, यानी कि एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए क्या कहेंगे, जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। जनन दो प्रकार का होता है, पहला लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है, नर होते हैं और मादा होता है। इन दोनों के द्वारा क्या होता है, युग्मकों का निर्माण। नर से शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा से अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु को क्या कहेंगे, नर युग्मक, और अंडाणु को क्या कहेंगे, मादा युग्मक। शुक्राणु से कहेंगे नर युग्मक और अंडाणु को कहेंगे मादा युग्मक। ये दोनों शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर क्या करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट, हिंदी में इसे कहते हैं युग्मनज, युग्मनज। और जायगोट से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। ठीक है, ये होता है लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में क्या होता है, जब जीव क्या करते हैं, अपने शरीर के किसी भाग से क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, ये होती है पूरे जनन की प्रक्रिया। लेकिन जनन क्या होता है, जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। लेकिन जो जनन है वो जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें एक अपवाद आता है। अब मैं आपको अपवाद बताऊं, जिस प्रकार अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रजनन है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, हम इसमें एक देखते हैं अपवाद। अपवाद जैसे कि खच्चर, जिसे क्या कहते हैं, म्यूल। ये बनता कैसे है, तो देखिए नर डंकी और मादा या फीमेल हॉर्स। तो इस नर से किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का यानी स्पर्म्स का, और मादा से किसका निर्माण होता है, अंडाणु का, एग्स का। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, खच्चर बनाते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, भ्रूण। इससे किसका निर्माण होता है, खच्चर का। जो खच्चर होता है वह प्रजननशील नहीं होता है, ये जनन नहीं कर सकता, अर्थात बंध्य होता है। ये है प्रजनन का अपवाद, खच्चर, जिसमें क्या होते हैं, नर डंकी और मादा हॉर्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, खच्चर का निर्माण करते हैं। और जो खच्चर होता है वह जनन नहीं कर सकता, अर्थात जो जनन है, रिप्रोडक्शन है, वो सजीवों का क्या नहीं है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। अगला पॉइंट है अब हमारा संवेदनशीलता व अनुकूलता। संवेदनशीलता व अनुकूलता। देखिए संवेदनशीलता व अनुकूलता, इसका मतलब ये होता है कि हमारे आसपास में, मान लो हमारे आसपास के वातावरण में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, हमें वो परिवर्तन है वो महसूस होता है, यानी कि उस परिवर्तन से हम संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, और उन संवेदनाओं को ग्रहण करके हम हमारे शरीर में क्या लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, और उन परिवर्तनों को क्या कहते हैं, अनुकूलता कहते हैं। मान लो गर्मियां आती हैं या सर्दियां आती हैं, तो जब गर्मियां आती हैं वो हमें महसूस होती है, यानी वातावरण में क्या होता है, परिवर्तन होता है, टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और टेम्परेचर के ज्यादा हो जाने पे क्या हो जाता है, वातावरण में गर्मी हो जाती है, वो गर्मी हमें महसूस होती है। वो गर्मी महसूस होने के कारण हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में परिवर्तन लाते हैं, हम क्या करते हैं,
सूती वस्त्र पहनते हैं या कूलर एसी चलाते हैं, तो अर्थात इसे क्या कहते हैं, अनुकूलन। उसी प्रकार जब तापमान है कम हो जाता है, अर्थात सर्दियां आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, हमारे शरीर में क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, और तब क्या करते हैं, हम गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। ये होता है संवेदनशीलता और अनुकूलता, अर्थात हमारे आसपास के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों, हमारे आसपास के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से संवेदनाओं को ग्रहण कर हमारे शरीर में जो परिवर्तन लाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, संवेदनशीलता व अनुकूलता कहते हैं। अर्थात हमारे आसपास के वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों से संवेदनाओं को ग्रहण करना और उससे हमारे शरीर में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है, अनुकूलता कहलाता है। और ये सजीवों का क्या होता है, विशिष्ट लक्षण है। ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण, ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गति। जिस प्रकार सजीवों में गति पाई जाती है, उसी प्रकार कुछ पादपों में भी गति पाई जाती है। कुछ पादपों में भी गति पाई जाती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। ये एक जलीय पादप है जो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर गति करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गति सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट होता है सजीव क्या होते हैं। सजीवों के बारे में हमने सब कुछ जाना। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में पढ़ा। बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बायोलॉजी क्या होता है, इसमें कितनी शाखाएं होती हैं और किसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमने जाना कि सजीव क्या होते हैं, सजीवों के कुछ लक्षणों के बारे में, जिसमें हमने देखा सबसे पहला लक्षण कि सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इन कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य किससे मिलकर बना होता है, कोशिका झिल्ली से, केंद्रक से और किससे, कोशिका द्रव्य से मिलकर क्या बना होता है, जीव द्रव्य। हमारे इस जीव द्रव्य में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाएं पाई जाती हैं, जिसमें क्या होती है, उपापचय अभिक्रियाएं। और उपापचय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। फिर हमने पढ़ी वृद्धि। वृद्धि में हमने क्या देखा, वृद्धि के दो मापदंड होते हैं, जैसे शरीर में वृद्धि और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, जो कि विशिष्ट लक्षण नहीं है। फिर हमने देखा प्रजनन, और उसके बाद संवेदनशीलता और अनुकूलता, और लास्ट हमारा आता है गति। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा आज का टॉपिक। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, बायोलॉजी अराइज, जिनके लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।